मगध से शांतं पद्मासनस्थं शशिधर मुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभैदं दक्षिणांगे वहन्तं नागं पाशं च घंटां डमरुसहितां चांकुशं वामभागे नानालंकारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। मेरा नाम गौरी शंकर है, नेमानी गौरी शंकर। साधारण से दूसरे सब लोग देखते हैं, कोई कुछ कहता नहीं इस बारे में। ऐसे विषय पे मैं वीडियो बनाता हूँ और रखता हूँ। आज का जो विषय में वीडियो में रख रहा हूँ आपके सामने, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता है। इस बीच में मैंने देखा कि कपिल साहब और सब डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 370 का। उससे भी बढ़ के हमारे संविधान में एक चीज़ है जो कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। यही हमारी खासियत है, ये चुप रहना हमारी खासियत है। इसी के चलते 30 अंग्रेज आए और 30 करोड़, उन दिनों की 30 करोड़ की आबादी को मार के गए, और उनसे छुड़ाने के लिए हमको 300 दिन या साल लग गए, 300 साल लग गए। इतनी लंबी मियाद इसलिए लगी कि ये हम में एक खासियत है, हम देख के चुप रहते हैं। इसी ऐसे विषय पे मैं एक विषय निकाल रहा हूँ। उसका आप लोग सब जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता है। लेकिन इसका ज़रूरी है कि ये इसका निकाल देना ज़रूरी है संविधान से, और इसके लिए कोई पूरे पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह सब इसके ऊपर सब सहमत हो जाएंगे, एक ही झटके में इसको निकालना है। और वो है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में एक चीज़ है कि सारा निर्वाचन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, इसके बावजूद 300 निर्वाचित लोग हैं, 600 MP हैं, 300 MLA हैं, 600 MLA हैं, 600 MP हैं। इसके बावजूद एक ऐसा व्यक्ति जो इलेक्शन में खड़ा भी नहीं हुआ, उसको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री बनाया जा सकता है, यानी उसको शक्ति पावर पोस्ट पर बैठाया जा सकता है। ऐसे ये सब इसलिए लिखा गया है कि जो इसका जो रचयिता है, इसका जो कंपोज़र है, मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन इसका प्रोविज़न इसलिए है कि ये जो शुरू की जो पार्टी जो हमारे लिए, हमारे देश को स्वतंत्रता लाने में जो जिनका हाथ था, उनमें एक ये जो इसका जो कंपोज़र है, उसका एक ही मकसद था कि हम पहला निखार हो जाने के बाद भी अगर हमको पावर चाहिए तो इसको उपयोग किया जा सकता है। और इसका दूसरे कौन है, वो कौन है कि मैथमेटिक्स, गणित के हिसाब से एक अनजान व्यक्ति को जिसकी शक्ति अपरंपरा हो सकती है, उसको यानी इसका सदुपयोग भी है। जैसे मनमोहन सिंह इकोनॉमिक्स के लिए ये ठीक है, लेकिन एक जिलेबी दे भी आके मुख्यमंत्री बन जाए और उसके ऊपर IAS सेलेक्टेड आदमी उसके ऊपर काम करेगी, ये पूरे निर्वाचन प्रथा की तौहीन है, विडंबना है, अवहेलना है, इंसल्ट है। इसको निकाल फेंकना चाहिए जितना जल्दी हो सके। ये बहुत ही अखरने वाली बात। इसको छोड़ के बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 और क्या क्या, ये बड़े दिग्गज लोग कानून में, कपिल सिब्बल साहब और राम जेठमलानी वगैरह, इनको चाहिए कि आगे इसको निकालें। ये बहुत ही अवहेलना करने वाली चीज़ है, और इसका सदुपयोग बहुत कम, ज़्यादा इसका दुरुपयोग, यहाँ तक कि उनके विधान में नहीं है अमेरिका के। लेकिन जब अगर डेमोक्रेट सेलेक्टेड प्रेसिडेंट को रिपब्लिकन पार्टी के आदमी को लेना था, तो उन्हें बोले कैजुअल ले सकते हो, इसके लिए प्रोविज़न उसको उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए एक प्रोविज़न दे के नहीं रखा गया। ऐसा एक बार उन्होंने किया था। एक व्यक्ति को उन्होंने डेमोक्रेट से इलेक्टेड गवर्नमेंट में उन्होंने रिपब्लिकन से लिया, वो एक कैजुअल के लिए ठीक है। तो उन्होंने भी कहा था कि एक बार के लिए ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार वहाँ अपोजिट लोगों से लेते, तो फिर अपोजिशन का मतलब नहीं है, पूरे प्रथा का मतलब नहीं है। और यहाँ भी निर्वाचन प्रथा का मतलब ही नहीं है, और इसका दुरुपयोग इसलिए होता है कि मैं जानता हूँ, एक बार कांग्रेस राजीव गांधी के पास, हमारे स्टेट का शिवशंकर जी हार गए थे, और राजीव गांधी के पास बोले कि ये हमारे अजीज दोस्त है, इसको जल्दी से कहीं मिनिस्टर बनाइए। राजीव गांधी जी एक ही बात बोले, जो आदमी हार गया उसको जनता ने उसका रिजेक्ट किया है, उनको पसंद नहीं, ऐसा केस दोबारा बस मेरे पास मत लाओ। तो उनको कहीं असम या कहीं का गवर्नर बना दिया, लेकिन यहाँ मंत्री का पद नहीं दिया गया।
उनको पसंद नहीं आया कि ये प्रोविज़न ऐसा, उन्होंने बोले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न है, लेकिन उन्होंने बोला कि दोबारा मेरे बात इसके बारे में बात मत करो, इसको ले जाओ, उसको कहीं दूसरा कुछ करो, इसके लेकिन मंत्री मिनिस्टर नहीं बनाऊंगा। और यहाँ और एक बिहार राष्ट्र में सबको सस्पेंस में रख के मैं कल सुबह, लालू जी कहते हैं मैं कल सुबह बताऊंगा मुख्यमंत्री कौन होगा, और सुबह सब इंतजार कर रहे हैं, शायद किसी को अपने दोस्त में से किसी को बनाएगा, वो सीधा बोलता है मेरी बीवी बनेगी मुख्यमंत्री। अब आप चाहे तो देख लो हमारे संविधान में है। ये इसके लिए नहीं थे, जो जिस व्यक्ति ने इसके दिए थे ऐसे उपयोग के लिए नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा उपयोग हुआ है। और ये इस प्रथा के चलता क्या होता है कि जो वहाँ जो चीफ सेक्रेटरी होगा IAS वाले होंगे, ये उनके क्या है ये। और ये इस बारे में मैं नहीं, मेरे जैसे लोगों को नहीं, IAS वालों को चाहिए कि इसको उठेगा। तो IAS वाले एक बार सेलेक्ट हो जाते तो वो चुप रहते हैं सारी ज़िंदगी, वो कभी बात नहीं करते। उनको चाहिए, उनकी खासियत है कि वो कुछ भी करेंगे वो साइलेंटली करेंगे, थ्रू उनको हर बीच में फाइल चाहिए, फाइल से ही करेंगे, वो मुँह नहीं खोलेंगे। खैर ये इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कानून के हमारे संविधान में ये बहुत ऐसी अकड़ी चीज़ है कि सब लोग इसके बारे में जानते हैं, कोई बात नहीं करता है। जितना जल्दी हो सके इसको निकाल देना चाहिए। अब 2-4 विषय में बात कर रहा हूँ। अब अगला विषय है कानून के बारे में, कानून लॉ स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ कि मैंने एक फोरम बनाने की सजेशन राय दे रहा हूँ, वो है थर्ड पार्टी रिसीवर। कुछ दिन पहले मैं गया था पुलिस स्टेशन में, वहाँ कंप्लेंट्स होकर भरमार पड़ी थी, वो एक्स्ट्रा कोई कंप्लेंट नहीं लेंगे। ये एक खुदकशी करने वाला ये यहाँ देख रहा हूँ कि वो कहते हैं कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन तुम सब 10 लोगों को इसमें लपेटूंगा और मरने के बाद ही मैं तुम लोगों को सताऊंगा। और जब वो ये सुसाइड करने वालों की जो मेंटालिटी होती है, दे आर नॉट नॉर्मल पीपल। और वाकई किया तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इसमें नाटक करके ये 10 लोगों को डराते हैं, कमज़ोर लोग डरते हैं। यह कहीं भी हम लोगों को कमज़ोर लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना हमारा मेन ध्येय है। तो इसके अंदर ये जो ऐसे अगर कोई कहता है डराता है तो इसको आगे से कैबिट के समान, कैबिट बोलते हैं आगे से, ये आगे से बकवास कर रहा है तो सुसाइड करने वाला है, इसलिए जो वाकई किया है तो इसका सुसाइड मेंटालिटी है, इसका जो दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं, इसको अलग कर देना है। और इसके लिए कोई पुलिस स्टेशन में मैंने कहा ना कंप्लेंट भरे थे, एकदम ड्रॉयर भरे थे, तो उनके लिए ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए दूसरी या तीसरी संस्था, इसका मैं सजेशन दे रहा हूँ लॉ स्टूडेंट्स के लिए। पार्टी का नाम रहेगा थर्ड पार्टी रिसीवर, इसको रजिस्टर करा लो रजिस्टर ऑफिस में। और इसके लिए जब भी कोई रिसीव करता है वो आपको देखिए मैंने एक लड़की से एक लड़की अपना प्रेमिका को एक लड़का अपनी प्रेमिका को डरा रहा है, मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरी सारी फैमिली को घसीटूंगा। ये सब ऐसे चल रहा है। ये बहू अपने ससुर सास को बोलती है मैं मर जाऊंगी, तुम लोग सबको जेल भेजूंगा। ये सब जब पहला थ्रेट आएगा, वो थ्रेट रिसीव करके डेट लेके उसको आप रिसीव करके रखिए। और जब बाद में मामला आएगा तो ये पुराना ही चीज़ है, ये इसकी मेंटालिटी की चीज़ है। तो बाद में मर जाने के बाद ये अनजान लोगों को सीधे साधे लोगों को घसीटने वाली बात उड़ जाएगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए चाहिए। संस्था का नाम रहेगा थर्ड पार्टी रिसीवर। और शुरू में उसके कुछ दाम रखिए, एक कंप्लेंट का कुछ, उसके बाद पैसे भी आएंगे। और सेलेक्ट करो, जब कोर्ट में ज़रूरत पड़ेगी कचहरी में, इसको बनाए कि ये व्यक्ति आगे से ही इसका सुसाइड मेंटालिटी है, इसका वो जान के इसका दूसरों को सताने के लिए कर रहा है। तो मकसद दुरुद्देश्य है। ये दुरुद्देश्य वाला चीज़, इसको कानूनी रंग नहीं देना है और इसका दूसरे लोगों से कोई ताल्लुक, इसका ताल्लुक को तोड़ना है। और हेल्थ के बारे में अक्सर बोलता हूँ हर चीज़ में कि अभी मैं रिसेंटली हमारे पड़ोसन के गई थी MRI स्कैनिंग के लिए, और पीठ का दर्द या कुछ ऐसा है। बाद में बोला कुछ होगा नहीं, वो जैसा चलता है कुछ दवाई खाती रहती। लेकिन ये सब होता है, मैं इसके बारे में आगे भी बोल चुका हूँ।
हम लोगों को चाहिए, खासकर जब सोते हैं तो पता नहीं चलता, ये इतना स्लो डिफॉर्मेशन होता है, तो स्लोली इसका इतने धीरे से ये बदलाव आता है कि आप पकड़ नहीं, जब कोई चीज़ एकदम धीरे धीरे बदलता है उसको पकड़ नहीं पाओगे, जल्दी और एकदम जल्दी से भी पकड़ नहीं पाओगे, ये दोनों अपोजिट चीज़ हैं, आप पकड़ नहीं पाओगे, ये चीज़ हो जाएगा। इसलिए चाहिए कि आप नरम बिस्तर पे ना सो। 22 से 30 के लोगों को, उनको बोल रहा हूँ, क्यों ये ऐसी चीज़ है कि एक बार आ जाए तो इसका कोई दवाई नहीं। इसलिए होता है कि आप नरम बिस्तर पर जब सोओगे तो नीचे से रिएक्शन नहीं रहेगा, जब रिएक्शन रहे लेकिन ये जो रीढ़ की हड्डी का जो टुकड़ा है उसका वजन कहाँ जाएगा, जब नीचे से रिएक्शन हो तो इक्विवेलेंट अपोजिट कैंसिल हो जाता है, जब लोग अपोजिट नहीं रहेगा तो वो फोर्स, वो जो शक्ति है, वो जो वेट है, वो हॉरिजॉन्टली जाके दो रीढ़ की लिंक्स के बीच में उसको धीरे धीरे दबाता है, और बाद में इतना दबता है कि वापस खुल नहीं, जब वापस खुल नहीं पाता है तब आपका पीठ का दर्द शुरू हो जाता है, और दर्द इतना दर्दनाक होगा कि जिसको दर्द होता है उसी को मालेगा। और ये चीज़ क्या है, आगे से जान जाओगे तो कुछ नहीं होगा। इसके बारे में मैंने लोग देखा, तमिलनाडु में लोग जमीन फर्श पे सोते हैं, 70-80 वाले भी फर्श पे सोते हैं, आराम से उड़ जाते हैं, और एक पलंग पे देखा तख्त, कोई बिस्तर नहीं तो तख्त है। तो ये दूसरे राष्ट्रों से कुछ सीखना है, तो दूसरे राज्यों से वो एक चीज़ है। तमिलनाडु में एक खासियत मैंने देखा कि बड़े बड़े लोग भी, बड़ी उम्र वाले भी लोग भी चटाई पे सो जाते हैं। एक ज़माने में वही सोता है, लेकिन धीरे धीरे पलंग पे आके, लेकिन मैं पलंग पे भी मैं देखता हूँ हार्ड बेड पर, उतना मैं मेंटेन कर लेता हूँ। और एक दूसरी चीज़ है, तकिया मत लगाओ। तकिया इसलिए नहीं लगाएं, सारा दिन में जब पोजीशन है हेड का तो रीढ़ की हड्डी से सामने की तरफ है, और जब तकिया लगाओ तो फिर रात में उसी पोजीशन पे आप कंटिन्यू करते हो, यानी नेक मसल को कोई आप रेस्ट नहीं, आराम नहीं दे रहे हो। तो वो तकिया निकाल दो तो नीचे गिर जाएगा, और जितना ऊपर आया था दिन भर रहा था वो नीचे गया तो अपोजिट मूवमेंट मिल गया, तो उसको थोड़ी राहत मिल जाती है, और स्पॉन्डिलाइटिस आने की कोई गुंजाइश नहीं रहती सभी के लिए। लंबर वाले के लिए चाहिए कि हार्ट बेड पे सो जाए। इससे ये दो चीज़, ये अपने ऊपर इनके आने के आगे ही से जानना है। एक बार आ जाए तो इनके कोई ये नहीं है सीजन टिकट टू डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स। एक बार मैं हमारे ऑर्थोपेडिक्स में गया था, घुटने की देती, मेरे आगे वाला पेशेंट बात कर, सर L1 L2 होके L3 पे थोड़ा प्रेशर आ रहा है, वो दोनों की भाषा सुन के मेरे को ताजुब हो गया। वो पेशेंट बात कर, और दोनों L1 L2 क्या क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो ये स्टेज पे पहुंच जाते हैं। और एक मेरी रिश्तेदार है, वो इतना बड़ा बेल्ट पहन निकालती है, मैंने कोई चेस्ट क्या बोलते हैं, बुलेट प्रूफ पहनती है, कि बुलेट प्रूफ नहीं है, ये कमर का दर्द का पहनी है। तो ये चीज़ें हेल्थ के बारे में, क्यों ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे एक ज़माने में मेरे बाल बहुत अच्छे थे, मेरे चचेरे भाई सालों से रंग लगाते थे। जब मैंने देखा मैं क्यों ना लगाऊं, मैंने रंग लगाए, 3-4 दिन के बाद बाल जो उड़ गए, इतना कम हो गया पूछे मत। तो ये ऐसी चीज़, कुछ चीज़ें अगर मेरे को पता होता था कि रंग लगाने से बाल उड़ जाते, मैंने जो सफ़ेद बाल भी अच्छे थे बिना बाल से। तो ऐसी इसका मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ये हेल्थ के बारे में हमको संभल के रहना है, और जो आगे जो सिंपल चीज़ें आगे जान जाओ तो उनसे आप दूर रहोगे, उसका कुछ नहीं होगा। तो इसके बारे में आप बोलोगे कि अपोजिट जो बिस्तर का जो एडवर्टाइजमेंट आता है ये सब होता है, उनके बारे में क्या बोल, आप उनका अपना भैया, उनका बिजनेस है, वो करेंगे। अपना आपका नॉलेज है तो वो खरीदो, उसके ऊपर प्लैंक लकड़ी डाल, लकड़ी के पल से क्या बोलते हैं, एकदम हल्का सा एक ये जो प्लाईवुड वाला कुछ डाल दो तो वो भी सफिशेंट है, काफ़ी हो जाएगा उससे। ये यहाँ तक कि इस बारे में। और हेल्थ के बारे में मैंने एक नया मेरे को आइडिया देखा कि एक स्ट्रिक्ट डिवीज़न है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पूरा हेल्थ साइड है, बाकी दूसरे एक्टिविटीज़ सब हॉस्पिटल डिजीज़ वगैरह के साइड में, उसमें हल्का है, कुछ हल्के होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। तो एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जितना भी छोटा एक्टिविटी आप करो तो आपका जो दिमाग से जो प्रोसेस शुरू होता है, यू आर ऑन द हेल्थ साइड। कबड्डी का जो लाइन है तो हेल्थ साइड में रहोगे। तो हमारे शहर के ये गायत्री विद्या फाउंडेशन के फाउंडर हैं, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो सोमराज जी हैं। वो उनके लोगों को पता नहीं कि वो हम उम्र के हैं, 78 के होंगे, मेरे हम उम्र के। मैं उनसे मिलने गया, मेरे को मालूम था कि आगे से मैं जानता हूँ उसके बारे में। वो अभी भी 3-4 मुक्के सैंडबैग मारते हैं, 2-4 गणित के सवाल करते हैं, दिमाग को दुरुस्त रखते हैं, और फिर बॉक्सिंग का प्रैक्टिस अभी भी करते हैं, और किसी को बॉक्सिंग के एक बोर्ड का चैलेंज कर सकते हैं, करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि ये पूरा मामला हेल्थ साइड आ गया।
कोई गुंजाइश नहीं कि ये है, ये दर्द है, वो बीमारी है, ये टेम्परेचर है, बीपी गिर गया। इसमें आप हेल्थ साइड आ जाओ, अपने आप को मेंटेन करो। तो लोग शुरू में बोलेंगे ये अभी इस उम्र में बॉक्सिंग करें, बॉक्सिंग करके आपको चैंपियन नहीं बनना है। यहाँ इसलिए कि आपके दिमाग की जो प्रोसेस है, प्रथा है, जो शुरू होती है दिमाग से, जो कोई भी एक्टिविटी दिमाग से शुरू होती है नीचे जाती है, हाथ से वहाँ पे, तो या ऊपर से नीचे जो भी होती है, ये दिमाग का इसमें जो संतुलन है, इसके लिए चीज़ें। और रिफ्लेक्सेस के लिए चाहिए कि आप भले ही कार नहीं चलाते हो, लेकिन खाली सिर्फ कार को गैरेज से बाहर निकालो और रख दो। चल क्यों, कार 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 चलाने वाले के लिए मैं सलाह देता था कि गाड़ी चलाओ, परवाह नहीं। लेकिन आजकल के जो लौंडे ये कान में पूरा स्पीकर क्या बोलते हैं, ईयरफोन लगा के वो चलाते हैं, उनके साथ आप पढ़ नहीं पाओगे, एक झटका मार देगा। ये उस उम्र में ये वो झटका नहीं हमको खाना है, तो कार ज़्यादा मत चलाओ। लेकिन ये जब ये इससे सतर्क रहो कि खाली रिफ्लेक्सेस के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो करो। रिफ्लेक्सेस के लिए सबसे अच्छा है एक ये बॉक्सिंग वाला प्रैक्टिस। या इसमें न शुरू में लगेगा कि क्या कर रहा हूँ, लेकिन इसका मैंने देखा बहुत जल्दी इसका असर होता है। एंड यू आर सो मच ऑन द पॉजिटिव साइड। चाहे वो सिंपल खेल हो, बैडमिंटन 70-80 पे बैडमिंटन नहीं खेल सकते हो तो ये सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो, बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने जिस आदमी का मैंने मिसाल दिया वो अभी भी करता है। ये एक आज के इसमें मैं बताना चाहा। और ये सब सारी बातें मैंने डायमंड पॉकेट बुक्स की प्रकाशित किताब है मेरी, कुछ भी सीखिए तंदुरुस्त रहिए, तो नरेंद्र वर्मा जी ने प्रकाशित किया, उसमें ये सारी बातें मैंने बताई। इसमें क्या है कि जैसे मैंने कहा हेल्थ साइड अब रहो तो दूसरे साइड से दूर रहोगे। और कुछ बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे इस उम्र में क्या सीखेंगे। अब सीखने की प्रथा शुरू के 60 के बाद जो शुरू होती है उसमें सब नई चीज़ें आती हैं। अभी ये मैंने कुछ ज़रूरत पड़ा तो मेरी एंटी एजिंग थीसिस है, जब दिमाग कोई ऐसे चीज़ का अध्ययन पढ़ने में रहता है जो पढ़ने में बहुत दिलचस्प हो और लेकिन उसी वक्त समझने में मुश्किल हो। When the mind is engaged in the study of a topic which it finds it difficult to understand, at the same time interesting, it feels younger. Because of the challenge state in secretions, gland secretions, ग्रंथि स्रावन सवाल स्थिति में, तो आप अपने आप को यंग महसूस करें, जवान महसूस करोगे। और इसके लिए सब्जेक्ट आप क्या ढूंढेंगे, तो आपके पास बहुत से, आप जब पढ़ते हो, हम बीई पढ़े, बीटेक पढ़े, जो भी पढ़े, बहुत से टॉपिक छोड़ देते हो। और जो कौन से टॉपिक छोड़ते हो मैं जानता हूँ, तो जो थोड़ा मुश्किल लगा उसको छोड़ दो। और जरूर इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्तहान के लिए जो जरूरी वही पढ़ते हो। तो ऐसे जो आपने छोड़ दिया वो ले सकते हो। या कोई क्या बोलते हैं, ये अपना कोई नई भाषा सीखने के मैं एक अपना तरीका बताता हूँ, इसमें आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। इसमें क्या है, साधारण तक जो हम भाषा बात करते हैं, जितने साधारण हम जो बस शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप लिख के देखिए, आप जितना लिख रहे हो 50, 60, 100 के अंदर आ जाएंगे। और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो 120 के अंदर आ जाएगा। और उसमें जो स्टैंडर्ड MS वर्ड जैसा कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन का आप ट्रांसलेट करके, अभी आप सहूलियत यह है कि आप फ़ोन पे सब कुछ कर सकते हो। एक ज़माने में किताब और इसकी ज़रूरत, फ़ोन पे ही कर सकते हो, किताब रखो और इसमें स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है। वो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन की जो ट्रांसलेशन आप दिखा रहा है और कैसे उसको प्रोनाउंस करना वो स्पीकर बताता है। तो ये सहूलियत जब आ गई तो पुरानी बात है, अभी इस उम्र में क्या सीखेंगे, ये बात बाजू रखिए। अभी मैं वही जंक्शन पे मैंने गलती किया कि मैंने जर्मन लैंग्वेज इसलिए लिया था कि जर्मन जितना जैसा लिखते हो वैसा पढ़ते हो। तो मैंने सोचा चलो, लेकिन वो इतना जोर से दो लोग अगर जर्मन में बात करेंगे लगे, मैंने कहा कि ये दोनों जर्मन एक्सपर्ट से मैंने बात की, ये लगता है ये दोनों बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। बोलते ऐसा झगड़ा करने का लगेगा मारे कि ये उसमें वो लेवल की एनर्जी लगती है वो भाषा में, तो उसको सीखने में। लेकिन वो उसी जगह मैंने वही जंक्शन में गलती किया ना, तो थोड़ा देर इसलिए बाद में मैंने काफ़ी सीखा हूँ। लेकिन इस बाद में 3 बार फेल हुआ हूँ। पास मार्क्स 60 था, इसलिए हमारे पास मार्क्स में पास हो चुका हूँ, लेकिन इसलिए उनके पास के मार्क्स 60 में से फेल। तो उसमें वही जंक्शन पे मैंने जो गलती किया, तो उसमें बाद में इसलिए छोड़ना पड़ा कि मैंने गलती एक ही किया था। जो पढ़ता हूँ, ये हमारे हिस्ट्री टीचर स्कूल में थे, तो जो भी पढ़े हो बाद में रिवाइज करो, 3 बार 4 बार रिवाइज करने के बोलते थे। मैंने रिवीजन पे मैंने नेगलेक्ट किया
और ओरल एस्पेक्ट में मैंने काफ़ी ये किया था। तो और बाद में देखा बहुत ज़्यादा ग्रामर है, तो ग्रामर के चलते मैंने छोड़ दिया। तो इसके लिए मेरी ये थी कि मैंने वही जंक्शन में जो गलती किया, तो मेरी जगह पर मेरा एक दोस्त फ्रेंच लिया था, वो मेरी भी बोलती आप इतना जर्मन पढ़ रहे हो, अभी तक कुछ कमाए नहीं हो, खाली खर्च ही करते हो। और जो फ्रेंच लिया था उसने 3 घर और एक साईं बाबा मंदिर बनाया। तो कोई भी चीज़ कभी भी ये सब करने के लिए नहीं, भाषा सीखने के लिए। कोई भी जब नई भाषा सीख जाओगे आप, उसके जो कल्चरल एक्टिविटी तक पहुंच जाओगे, तो उसमें मज़ा, जब से मज़ा कोई भी चीज़ जब मज़ा आ जाता है तब अच्छा लगता है। तो फ्रेंच में जो अभी शुरू में किया हूँ, रश्मि वर्मा जी की किताब है, गुडविल पब्लिकेशन, सब कुछ ठीक है उसमें। अगर वो हाउ टू प्रोनाउंस वो अगर हिंदी में लिखते तो बहुत आसान पड़ता था। कुछ बहुत साल आगे पिछले साल मैंने देखा था, कुछ वीडियोस मैंने किए देखा था, उर्दू थ्रू हिंदी, एक उनका लिखा हुआ है उर्दू थ्रू हिंदी और फ्रेंच थ्रू हिंदी। थ्रू हिंदी में बहुत प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस करेक्ट आ जाता है। तो प्रोनाउंसिएशन, और ये फ्रेंच भाषा ज़्यादा बोलने वाली भाषा, इसमें बोलने का तरीका, और आधा निकल जाओ, आधा आगे शब्द के साथ जोड़ो, ये इसका रवैया अलग है, लेकिन एक पैटर्न है। वो सीख जाने के बाद आगे बढ़े। अभी बता रहा था कि 80% आप सीख जाओगे तो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन होंगे। स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन का मैं मिसाल देता हूँ। मैं तुमको सब कुछ सुनाना चाहता था, लेकिन सुनने के मूड में नहीं थे। ये एक स्टैंड, और एक अगर वो आएगी तो मैं नहीं आऊँगा। और जिस व्यक्ति को तुमने ये किताब दिया था रिलेटिव प्रोनाउन, वो अभी इधर आया है। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको अपना कंपोज कर सकते हैं, और इसका सेंटेंस आपको ट्रांसलेट में ले जाओ, और उसका ट्रांसलेटेड ले जाओ, उसको प्रैक्टिस करो। और सब, हाँ, और एक बात, शब्द मंजरी कैसा बढ़ाना है बताता हूँ। इसमें क्या है, जो भी शब्द सीखोगे तो उसका ऑपोजिट भी सीख जाओ। आमतौर पे जो शब्द होते हैं, देना, लेना, आना, जाना वगैरह, जो आम नहीं है वो है गिरना, आम है, गिराना आम नहीं है। वो आदमी पेड़ को गिराते वक्त ज़मीन पे गिर गया, ये एक मिसाल है। इसमें गिरना गिराना दोनों आ गया। तो ऐसे जो रेयर कॉम्बिनेशन है, फिसलना, खुजलाना, छिझकना, हिलना, ये रेयर वर्ड्स का जो पट्टी है वो आप सीख जाओगे तो आम तौर पे आने वाले शब्द और ये शब्द, इनका कॉम्बिनेशन के एक सेंटेंस आपको आ जाएगा, तो 80% तक पहुंच जाएगा। बाकी 20% जैसे ये एक साइकिल बैलेंस वाली बात है। हमारे बचपन की साइकिल, आजकल की साइकिल 4 चक्के वाले नहीं, दोनों बाजू साइकिल है, वो साइकिल चला रहा है। हम बचपन में 3-4 बार गिरे थे, और साइकिल चलाना शुरू में नहीं आता था, तो आगे चढ़ा के पैदल ले जाता था साइकिल अप में, और डाउन में फिसलना से प्रैक्टिस किया, सिर्फ साइकिल बैलेंस एकदम खड़ा रह के। और इसके लिए खड़गपुर में मैं रेलवे गेट है, एक वर्कशॉप के पास, रेलवे गेट के पास वहाँ तक ले जाता था साइकिल को, वहाँ से ढालू की तरफ फिसलता था। ये फिसलना प्रैक्टिस करने के बाद हाफ पेडल के बाद फुल पेडल, तो आ गया तो पहुँच गया। उसके बाद सीट के ऊपर बैठ के चलाना। ये ऐसे ये साइकिल वो बैलेंस का क्या है, अचानक एक झटके में आपको आ जाएगा, उसके बाद मज़ा आ जाएगा साइकिल चलाने में। वैसे ही भाषा भी जब एक लेवल पर आप 80% जो मैंने जो कॉम्बिनेशन बताए, स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन की जो सेंटेंस है उसको प्रैक्टिस करो, तो वो आपको 80% लेवल पर आ जाएगा। तो एक झटके में आप ऐसे जगह पर पहुँच जाएंगे, पूरा 100% लेवल पे वो आपको मशीन लर्निंग के हिसाब से दिमाग आपका फिलअप कर देगा, उसको भर देगा। ये आज के वीडियो में बताने, भाषा से क्या कुछ भी सीखे तो लोग पूछते हैं क्या सीखें, तो नई भाषा सीखो। और इस बारे में मेरी जो मैंने जहाँ पे फेल हुआ बताता हूँ। उर्दू सीखने की तमन्ना बहुत सालों से थी। ये हमारे अजीज़ दोस्त ब्रिज कुमार ठिंडा हमारे साथ पढ़ते थे। हम लोग जब भी कोई कुछ नया आता था तो बोलता था, अरे अब उसको बताता हूँ। 14वीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चाँद हो। अगले दिन मेरे पास आते, अरे आफ्ताब मैंने जानता है। वो क्या जानता था, उसके बड़े भाई और पिताजी दोनों जम्मू, उनकी बचपन भी
पढ़ाई वगैरह उनकी तालीम जम्मू में हुई थी, तो वो दोनों अच्छा उर्दू, जैसे शमा मैगजीन आते थे उनके घर में, ये कुछ दो चार लफ्ज़ सीख के आता था मेरे पास, बोलता था तू जानता है क्या आफ्ताब मैंने दे, फिर और एक गाना आया, महताब तेरा चेहरा किस ख्वाब में देखा था, है हुस्न मुकद्दर तू बतला के मैं कौन हूँ। मेरे को बोलता महताब मैंने जानता है, फिर बोले चांद, या आफ्ताब महताब दोनों ही चांद है। तो चांद के इतने पर्याय शब्द हैं उर्दू में, तो ये उर्दू सीखने पढ़ने के लिए मुश्किल हो गया था कि लिखना पढ़ना नहीं आता था। एक अच्छी किताब 6 रुपये की किताब हिंदी उर्दू टीचर, उसमें कक्का किकी के समान अलिफ बे से बाद में उर्दू में भी उसी हमारे स्टाइल से उसने लिखा था, बहुत अच्छी किताब है। उसको उसमें आगे बढ़ना था। और यहाँ क्या है, टीचर की कमी थी। हमारे पड़ोस में एक टीचर था, उसकी बाद में बदली हो गई तो बना गया। तो बाद में यूट्यूब में मैंने देखा कि हिंदी उर्दू थ्रू हिंदी कुछ लेसन हैं, उनके द्वारा आपको आसान पड़ेगा। और जब आप कुछ ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगा, मैंने कैसे शकील बैलेंस के मान, आपको दिलचस्पी जब आ जाएगी, तो इंटरेस्ट आ जाए, मज़ा आ जाएगा, तब पढ़ने में मज़ा आ जाए। तो और एक सीखने की प्रथा में क्या है, लर्निंग प्रोसेस नलिफाइज एजिंग प्रोसेस, आपके ये जरापा से दूर रखती है। और बाकी जितने प्रॉब्लम है जीने के, वो सबको दूर रखती है, आप इसमें जब ज़्यादा मशगूल हो जाओगे। तो कुछ भी सीखने के बारे में ये चीज़ है। और ये जब ये प्रथा में रहोगे, जितने चीज़ हैं हेल्थ के, स्वास्थ्य के जितने प्रॉब्लम, उनसे दूर रहोगे। और ये हेल्थ की प्रॉब्लम मेरे को याद आई, इस पर मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, इश्तेहार देखा हूँ, ये टीवी में आ रहा है। ये 3 लोग, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और तीसरा कौन है मुझे याद नहीं, वो तीनों बोल रहे हैं विमल गुटखा के बारे में। गुटखा के बारे में 10 साल आगे हमने एक मूवमेंट चलाया था। वो मूवमेंट में मैं जुड़ा था, मैंने नहीं चलाया था। डॉक्टर चंद्रकांत हैदराबाद में मैक्सिलोफेशियल सर्जन, उस मूवमेंट का नाम था स्कोप, सोसाइटी फॉर कैंसर इन ओरल कैविटी प्रिवेंशन थ्रू एजुकेशन। ये गुटखा के बारे में, दारू के बारे में लोग बोलते हैं गुटखा के, लेकिन ये भी ज़्यादा हो जाए। और मेरे को गारंटी है कि ये अक्षय कुमार जी ये जो चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं। और मैंने चुरा लिया मेरे वो गाना में, उसमें 20 कदम जंप करते हैं घुटने पे, ये गुटखा खा के नहीं करेंगे, कर नहीं पाएंगे, गारंटी है। मैं गारंटी देता हूँ, खाए ना खाएँ, बोलते इश्तेहार दे रहे हैं। हार्पिक वगैरह ठीक है, गुटखा के बारे में मेरी इनसे, इन तीनों से मेरी दिली दरखास्त, हार्दिक निवेदन और प्रार्थना है कि ये ऐसी चीज़ों के बारे में, क्यों आपके सोसाइटी में, समाज पे इतना असर है, आप जो बताओगे वो लोग समझेंगे, आप कर रहे हो। और ये लौंडे आपके के जो लड़के हैं वो सबका नकल करेंगे, और ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं। जब ठीक नहीं है तो मेरी आपसे हार्दिक प्रार्थना है कि ये ऐसे चीज़ पे पैसा मत बनाए। काफ़ी आपके पास पैसा है। और अक्षय कुमार जी, आपने 20 करोड़ आपके उत्तराखंड पे जब बाढ़ को दिया था, ये उसमें ऐसा जोड़ के आप करोगे तो ये ठीक नहीं है। ये ओपन स्टेटमेंट अक्षय कुमार जी के लिए है, तीनों के लिए है। ये क्यों, मैंने देखा कि एक मेरी बहन के लड़की के बहन का पोता, उसको कुछ कंप्लेंट था, तो बाद में देखा कि उसके वो जहाँ पढ़ता था, वो चैम्बर से रहने के बाद तो करीब 80 पैकेट मिले। और उसके बाद कंप्लेंट क्या आता है कि रीढ़ की हड्डी का कुछ प्रॉब्लम आ गया। और जब खाते हैं तो पता नहीं चलता। ये क्या है, वो जो कुछ भी सीखे वहाँ भी इसका कनेक्शन है। आप कुछ भी नहीं करोगे तो जब दिमाग, खासकर इंटेलिजेंट माइंड, एक तेज दिमाग खाली बैठता है, तो उसको कुछ सोचता नहीं है, तो कुछ न कुछ उसको मांगते ही रहता है। एक और गुटखा, एक और पेग, एक और पैग, ये चलते ही रहता है। ये इसको बंद करना है तो दिमाग को नहीं रखना है। दिमाग ऐसी चीज़ है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक मोटर होता है, सीरीज मोटर, उसको क्या है, बिना लोड का शुरू नहीं करना चाहिए। बिना लोड के उसके ऊपर भार न बिना दिया अब उसको शुरू करेगा, उसका क्या होता है, फ्लक्स नीचे में आता है, बाई इन्फिनिटी हो जाता है, स्पीड इतना बढ़ जाता है कि बहुत खतरनाक होता है। तो एक आइडिया मेरे को आता था कि इससे ये तो एनर्जी क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकती है। एनर्जी क्रिएट के लिए इसका ड्रोन में उपयोग हो गया। सीरीज मोटर का उपयोग में से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इसका छोटे छोटे ड्रोन का भी इतने एप्लीकेशन है पेस्टिसाइड मारने के लिए, तो यहाँ काम आ गया। तो कहने का मतलब है, ये इंटेलिजेंट लोग कुछ ना करें, कुछ पढ़ाई, कुछ भी एंगेज में ना रहें, अपने आप को अपने मशगूल ना रहें काम में, या पढ़ने में, किसी भी काम में मशगूल ना रहें,
तो दिमाग, खाली दिमाग कुछ ना कुछ मांगते रहता है, वो चाहे एक पग हो, गुटखा एक हो, एक और चीज़ हो, ऐसा ये चलते रहता है। ये सिलसिला बंद करने के लिए चाहिए कि आदमी को कुछ तो सीखते रहना चाहिए। क्यों? हम हमारे पास समय भी बेशुमार पड़ा है, खास कोरोना के बाद। ये एक ज़माने में समय की बहुत कमी थी, खास रिटायर 60 के ऊपर समय ही समय है। तो आप इसमें सीखने की प्रथा में लग जाओ, तो आपको समय का उपयोग भी हो जाएगा, सेहत का अच्छा, ये भी सेहत के बारे में आप सतर्क रहोगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो ये आज के मैंने 3-4 डाइवर्स टॉपिक इसमें कवर किया था। तो फिलहाल मैं यहाँ रोकता हूँ।